बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे जंतर मंतर पर होने वाले आरक्षण विरोधी आंदोलन पर बात करने वाला हूं। देखिए, कई दिनों से आरक्षण विरोधी आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है। यह देश में बहुत गलत हो रहा है। देखिए, मैं खुद एक सवर्ण हूं और यह आरक्षण सवर्णों के कहीं कहीं खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं जो महसूस करता हूं कि आरक्षण संविधान में दिया गया है और वह एक आवश्यक चीज है। दूसरी बात है कि मैं आपको पूछता हूं, भारतवर्ष का लोकतंत्र 75 सालों का, 80 सालों का हो गया। 2 बार आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ है। एक बार बिहार में 1978 में, और दूसरी बार भारत व्यापी जब मंडल आयोग लागू हुआ था। क्या है उसके एक्सपीरियंस? क्या आरक्षण रुका? 78 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, आप लोगों ने आंदोलन किया, क्या आंदोलन रुका? नहीं रुका। फिर मंडल आयोग के लागू होने पर सम गोस्वामी ने तो अपना हाथ उठा कर टक्कर दिया था। क्या आरक्षण रुका? नहीं रुका। हुआ क्या? कुछ सवर्ण में और कुछ पिछड़ी जातियों में नेता पैदा हो गए, और जो नेता पैदा हुए वह जिंदगी का कौन कुकर्म नहीं किया। कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर नीतीश कुमार भी उसी के उपज हैं, लेकिन वैसे वैसे कुछ लोगों को छोड़कर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उस आरक्षण के समर्थक और विरोधी आंदोलनों से जो नेता पैदा हुए, कौन कुकर्म नहीं किया। यही आप जंतर मंतर पर करेंगे, कुछ समय में कुकर्मी नेता पैदा हो जाएंगे और वह जीवन का हर कुकर्म करेगा, सार्वजनिक जीवन का, और कुछ नहीं इसका परिणाम होगा। देखिए, डेमोक्रेसी को का एक उसका फॉर्म मोबोक्रेसी भी है। यह मोबोक्रेसी है। इसमें कही दिया है कि प्रजातंत्र वह तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। इसमें इंसान को तौलते नहीं हैं, गिनते हैं। कोई सरकार, कौन सरकार आपकी बात सुनेगा? और जो सरकार सुनेगा, क्या वह सरकार सत्ता में रह पाएगा? आखिर आपकी संख्या कितनी है? 20% आप हो, 80% आरक्षण से वंचित लोग हैं। तो कोई सरकार आरक्षण को खत्म करके क्या सर्वाइव कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसलिए जो लोग जंतर मंतर पर हैं, वो लोग भी ये समझ रहे हैं, केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ लोग जंतर मंतर पर राग अलापे हुए हैं। अलापने दीजिए। पहली बात, ये होने वाला नहीं है। देखिए, मैं भी यह महसूस करता हूं, सरकारी संस्थाएं जो रसातल चली गई हैं, उसमें अन्य कारण भी हैं, लेकिन एक कारण यह आरक्षण भी है। जिस स्कूल में 90% वाला छट जाता है और 50% वाला कंपीट कर जाता है, टीचर बहाल हो जाता है, कैसी होगी उसकी गुणवत्ता? यही कारण है कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जिसको भी जो भी अफोर्ड कर सकता है, क्या कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है? जो दलित ही कहीं टीचर है, बैंक में कर्मचारी है, क्या वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। जो दलित है, पिछड़ा है, जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, वह भी अगर बीमार पड़ता है तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में जाता है? सरकारी हॉस्पिटल में वही जाता है जो एफोर्ड नहीं कर सकता है। जो एफोर्ड कर सकता है, वह किसी वर्ग का हो, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। क्यों जाता है भाई? आपके वर्ग के लोग तो आरक्षित होकर के डॉक्टर आ गए हैं, आप उनसे इलाज करवाइए। लेकिन नहीं करवाएंगे। वो भी जानते हैं कि उसकी गुणवत्ता वह नहीं है जो अधिक नंबर लाने वाले की है। अगर ऐसी बात है तो सरकार क्यों परीक्षाएं लेती है? क्यों कहती है कि जिसको जितना अधिक नंबर लाएगा उसका स्थान उतना ही ऊंचा रहेगा? कहे कि जिसको जो सबसे कम नंबर लाएगा उसका स्थान ऊंचा रहेगा, जो अधिक नंबर लाएगा वो नीचे का लड़का है। ऐसा तो नहीं होता है ना। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं,
मैं सभी लोगों को सजेशन देता हूं, आप भारत में 2 से 3% लोग सरकारी नौकरियों में हैं, और अगर अर्ध सरकारी जैसे ऑटोनोमस बोर्ड या जैसे बिजली बोर्ड, यूनिवर्सिटीज इत्यादि को भी ले लें तो सब टोटल 5 से 6% पड़ता है। हिंदुस्तान का जो वर्क फोर्स है उसका सबसे बड़ा भाग 94% प्राइवेट सेक्टर में आता है। आप जाओ प्राइवेट सेक्टर में, क्यों सरकारी नौकरियों के लिए परेशान हो? फिर सरकारी नौकरियां क्या है? केवल काम नहीं करने का वेतन मिलता है और काम करने का रिश्वत मिलता है। इसी के लिए सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान है। वरना मैं पूछता हूं, 50 लाख पर एनम के अधिक से पैकेज पर इंडिया में लाखों लोग रोजगार में हैं प्राइवेट सेक्टर में, और सरकारी सेक्टर में क्या 50 लाख आईएएस का भी स्केल है क्या? घूस उसको जो मिल जाए, लेकिन क्या उसका स्केल है? तो पैसा तो प्राइवेट में ही है, सरकार में पैसा नहीं है। सरकार में एक ही चीज है कि बिना काम किए पैसा लेना है। तो क्यों बिना काम किए पैसा लेने के लिए परेशान हो? वह दिन लग गए जब बिना काम किए पैसा मिलता था। अब बिना काम किए पैसा आपको नहीं मिलेगा। बिना काम किए पैसा दलित को, पिछड़ा को, इस सबको बिना काम किए पैसा मिलेगा, क्योंकि उसका वंश खानदान इतना दिन से प्रताड़ित रहा है। होना भी चाहिए। इस आरक्षण के कारण बहुत सशक्तिकरण हुआ है दलितों और पिछड़ों का। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, उसका भी कारण है, उस पर मैं आज नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी सशक्तिकरण हुआ है। आखिर देश कैसे सशक्त होगा? क्या 20% फॉरवर्ड के सशक्त होने से देश सशक्त होगा, या 100% लोगों के सशक्त होने से सशक्त होगा? इसलिए यह आरक्षण विरोधी आंदोलन पिछड़ी जाति के जो नेता हैं उनको मजबूत करेगा, और ये अगली जाति के जो नेता पैदा होंगे बाद में कहेंगे सबको कर्म करेंगे। यहाँ के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो नेता लोग थे उस आरक्षण विरोधी आंदोलन के, सारे लोगों ने राजद में शरण पाया। सारे लोग इधर से उधर चले गए, उसी पिछड़ों की पार्टी में चले गए। तब क्यों किए? इसलिए कि लोग उनको समझ जाए कि वो नेता है, और नेता का और कोई ट्रेट उसमें था ही नहीं। न सरकार के प्रति न समाज के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं था। उसी तरह के लोग इस आरक्षण विरोधी आंदोलन को हवा दे रहे हैं। इसलिए ये आरक्षण विरोधी आंदोलन कहीं नहीं जाएगा। मेरा सवर्ण बंधुओं से है, इसको डिस्करेज कीजिए और कोई आरक्षण विरोधी आंदोलन को समर्थन नहीं कीजिए। यह नहीं होने वाला है। आप लोग भोग चुके हैं 2 बार, बिहार में तो, और पूरे हिंदुस्तान में तो 1 बार हुआ है, बिहार में तो 2 बार। फिर भी नहीं चेते हैं तो यह आपके बुद्धि की बलिहारी है, और मैं क्या कह सकता हूं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।